वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में लगातार पूछा ही जाता है। तो ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये भारत की एक गंभीर समस्या है, जो कि भारत में निर्धनता एक गंभीर समस्या है और निर्धनता से कहीं ना कहीं पे बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। अधिकतर अपराधी ऐसे होते हैं, जो बाल अपराधी होते हैं वो गरीब होते हैं। अधिकतर बाल अपराधी जो होते हैं वो गरीब होते हैं, गरीब घर से आते हैं, जिनको खाने पीने के लिए नहीं मिलता, वही ये सारी चीज़ करना चाहते हैं। अपराध कोई व्यक्ति जानबूझकर नहीं करना चाहता। कुछ ही ऐसे अपवाद या अपवादक तत्व होते हैं, अराजक तत्व, वही करते हैं जानबूझ करके, तो उसको हम आतंकवाद की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं मित्रों, जो गरीबी बस करते हैं लोग, ठीक है। कुछ मतलब कुछ और भी आज के भौतिकवादी समाज में कुछ और प्रकार के अपराध हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल बाल अपराध क्या होता है। बाल अपराध की हम परिभाषा समझेंगे बाल अपराध की डॉक्टर सेथना के अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार, न्यूमियर के अनुसार, माउरर के अनुसार, गुडे के अनुसार और स्किनर के अनुसार। ठीक है, इन इन सभी लोगों ने बाल अपराध को परिभाषित किया है। इन सभी लोगों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बात और बता दें आपको मित्रों कि पीडीएफ जो है टेलीग्राम का चैनल हमने बना दिया है शुक्ला एचडी पॉइंट के नाम से। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो पीडीएफ जो है आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स जो है, वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में आप वीडियो इच्छा हो देखिए, हो कोई दिक्कत नहीं, आप पीडीएफ से इस आसानी से जो वीडियो में सारी जो कैटेगरी में मटेरियल दूंगा डाल दूंगा। चाहे आप अगर टेलीग्राम ना यूज करते हो तो आप व्हाट्सएप पे आएंगे। व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप पे शुक्ला डी पॉइंट के नाम से। बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, यही इसमें दिक्कत होती थी। तो इसलिए हमने टेलीग्राम यूट्यूब मतलब उस पर चैनल क्रिएट करा है टेलीग्राम पर। वहाँ पे जो है आप आसानी से जा सकते हैं। उसमें गर्ल्स भी बॉयज़ भी सब एक में ही, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ठीक है, इसमें नंबर एक्सचेंज की समस्या रहती, तो इसलिए जो है बहुत सारे लोग प्राइवेसी में रहना चाहते हैं, तो इसलिए इससे व्यवस्था की गई थी। तो कुल मिलाकर के इसका पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब का मिलेगा पीडीएफ नोट्स आपको। बस क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहना है, वीडियो लगातार आपको देखते रहना है। उसके बाद में जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तो धुआं कर देंगे, एकदम से धुआं धुआं हो जाएगा पेपर ऊपर। पेपर आपके सामने एकदम से उड़ जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको ध्यान होगा 2019 का पेपर करवाया, 2020 का पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया और 2021 का मॉडल पेपर दिया। भैया बस उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहीं से आते वाते नहीं प्रश्न, बस उतना ही प्रश्न ही है इसमें। पेपर वही आपका छोटा है, ज़्यादा क्या होता, समस्या क्या है और मुद्दा क्या है। भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याएं, तो भैया समस्या कौन नहीं जानता, भारत में कौन कौन समस्या है। वो समस्या है निर्धनता समस्या है, और भी तमाम प्रकार की समस्या है। सामाजिक समस्या क्या होती है, अपराध भी एक समस्या है, मुद्दा है। ठीक, साथ ही साथ बहुत सारी समस्या यार, वो जितने भी 17-18 लेक्चर हमने बताया वो सब समस्या पे है। विवाह विच्छेद की समस्या है, तलाक की समस्या है, उसके बाद में जो है आपका दहेज प्रथा की समस्या है, उसके बाद में लैंगिक असमानता की समस्या है, उसके बाद में जाति व्यवस्था की समस्या है, उसके बाद में हर एक क्षेत्र में तो समस्या है, सामुदायिक समस्या है, हर एक क्षेत्र में समस्या है। ठीक, तो बस यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कुल मिलाकर के। कहीं बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, एकदम से हलवा होता है प्रश्न। बस हलवा जाकर के आपको एग्जाम में बैठ के खा लेना है। बस एक ही चीज़ होना कि हलवा खाने की प्रैक्टिस सही हो आपकी, मतलब चम्मच चम्मच, मतलब चम्मच चम्मच जो हो व्यवस्था आपके पास, यंत्र वंत्र वो सही होना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से खा लें। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे, एकदम से रट जाएगा आपको बाल अपराध या अपराध क्या होता है। ठीक है, इससे जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लाएंगे किसके बारे में वीडियो, तो बाल अपराध और अपराध में क्या अंतर होता है, इसको लेकर के लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता रहता है, तो उसको मैं करवा दूंगा। ठीक, साथ ही साथ इससे लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। जैसे लघुत्तरीय में प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि बाल अपराध की परिभाषा दीजिए। ठीक, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं बाल अपराध की परिभाषा, उसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं। तो बाल अपराध की परिभाषा लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। अगर आपको यही प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा तो बाल अपराध की परिभाषा देते हुए उसके कारण एवं परिणामों पर चर्चा करिए। ठीक, या उसके प्रभाव, तो बाल अपराध के सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, क्या क्या परिणाम होते हैं अपराध से। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं।
तो कारण, परिणाम, प्रभाव, बाल अपराध को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, बाल अपराध निषेध के लिए क्या क्या नियम बनाए गए सरकार के द्वारा, उन सभी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे परिणाम वही है, परिणाम का मतलब जो निषेध है, तो परिणाम यहाँ पे निषेध वही मतलब होता है, परिणाम का मतलब निषेध हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या क्या निषेध किया गया व्यवस्था है, परिणाम थोड़ा सा इंक्लूड हो गया है, तो निषेध है, यहाँ पे निषेध के बारे में चर्चा करेंगे, यानी बाल अपराध को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने, ठीक। पीडीएफ के साथ होगा, इससे पहले 15 लेक्चर 16 लेक्चर आपके अपलोड है, उसको देख लीजिएगा, ठीक। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र पेपर 1, समाजशास्त्र पेपर 1 यानी सोशियोलॉजी पेपर 1, बीए सेकंड ईयर, बाल अपराध की परिभाषा। आइए चर्चा करते हैं। देखो भाई, बिल्कुल आपको ये नहीं करना कि 5 मिनट 5.5 मिनट हमारे चले गए, सर जी ने पूरा ओवरव्यू बताया। तो ये देखिए, कोई भी दुनिया का टीचर होगा बिना ओवरव्यू बताए आपको वीडियो नहीं बताएगा, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जब तक ओवरव्यू आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप किस तरीके से पढ़ेंगे, फ्लो नहीं बना रहेगा आपका वीडियो में, वीडियो आधी छोड़ के चले जाएंगे आप, ठीक। तो बिल्कुल ये चिंता ना करो कि तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है, एक बात समझ लो आप लोग, ठीक। एक लोग कमेंट किए थे आज, हम उसी पे मतलब बहुत ज़्यादा जो है एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमको, मतलब कि हम समझा रहे हैं तुमको अच्छे तरीके से, तुम उसको कह रहे हो कि नहीं केवल पढ़ दो, इसको पढ़ना है तो किताब ये नहीं, किताब से पढ़ लो यार भाई तुम। अब उसमें एक लड़की ने कमेंट किया था आज, वही देखे सुबह से, तब से जो है दिमाग थोड़ा सा अलग डाइवर्ट कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, बाल अपराध का अर्थ देखते हैं पहले हम, कि बाल अपराध का क्या अर्थ होता है, यानी मीनिंग क्या होती है उसकी, ठीक। देखिए, बच्चों में नटखटपन एक सार्वभौमिक तथ्य होता है। सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब वो सब बच्चों में होता है, कोई एक बच्चे में नहीं होता, वो नेचुरली होता है। सार्वभौमिक मतलब जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूरब से उगता है, तो ये सार्वभौमिक चीज है, मतलब सत्य है, इसको कटने कटने वाली बात नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चे के अंदर जो नटखटपना होता है वो सार्वभौमिक होता है, किंतु जब यह नटखटपन समाज की मान्यताओं को भंग करने लगता है, जब यही नटखटपना बच्चे का क्या करने लगता है, समाज के जो नियम होते हैं, मान्यताएं होती हैं समाज की, उनसे परे जाने लगता है, मतलब उन वो समस्याओं से ओवर जाने लगता है, वो सॉरी मान्यताएं जो होती हैं उन मान्यताओं को भंग करता है, जो समाज के नियम होते हैं उन समाज के नियम को ध्यान में रख करके कोई कार्य नहीं करता है, ठीक, या समाज के नियमों का पालन नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होता है, तो वही बाल अपराध के नाम से हम जानते हैं। जब बाल अपराध क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर नटखटपना होती है, तो सब हाँ बच्चा छोटा है, कोई बंदे बांदर बच्चा एक समान, ठीक। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता, थोड़ा होशियार हो जाता है, उसके बाद में यही नटखटपना थोड़ा और जो है थोड़े बड़े स्तर पर करता है, और उसके बाद में क्या करता है, मतलब ज्यादा बड़ा ना हो जाए, बाल अपराध 18 से नीचे वाले हो बाल अपराध वाले, ठीक। तो बाल अपराध जो होता है वो क्या होता है, नटखटपना थोड़ा ज्यादा करे, जिससे समाज के मूल्य, समाज के मापदंड, समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनका हनन हो, यानी उनका खात्मा हो, उनका पालन ना हो रहा हो उसके वक्तव्य में या उसके कृतित्व में, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप वही कह सकते हैं कि यही बाल अपराध होता है। आगे देखते हैं, जब बालक सामान्य सामाजिक व्यवहार के विपरीत कार्य करता है, क्या, आगे देखते हैं, जब बालक क्या होता है, सामान्य सामाजिक व्यवहार, यानी जो सामाजिक व्यवहार होता है उसके विपरीत कार्य करता है। मान लिया कोई समाज है, किसी समाज में कोई ऐसा कार्य है जो कि करना वर्जित है, कि भैया इस समाज में ये कार्य आप नहीं करेंगे, जैसे किसी समाज में चोरी करना पाप है, हर एक समाज में होता है। मान लिया किसी समाज में चोरी करने के लिए समाज के द्वारा 20 कोड़े मारे जाने हैं, ठीक है, कि अगर आप चोरी करोगे इस समाज में, या समाज के आप सदस्य हैं तो आप चोरी करेंगे अगर समाज में, तो आपको 20 कोड़े की दंड की सजा है। अगर आप क्या करते हैं, वही बच्चा जो है वो जाता है नटखटपना के कारण से चोरी करता है, अब वो जब वही बच्चा जाकर के चोरी कर लेता, थोड़ा बड़ा बच्चा हो, चोरी करने लायक हो, चोरी कर लेता है, उसके बाद जब जो वही व्यक्ति चोरी कर लेता है, तो वही क्या हो जाता है, वही जो सामान्य व्यवहार है उसके खिलाफ हो जाता है। सामान्य व्यवहार है कि सभी लोग साथ मतलब ठीक ठाक से रह रहे हैं, लेकिन उसमें एक अराजक तत्व आ गया कि चोरी, अभी तक समाज में चोरी नहीं थी, तो वो सामान्य तरीके चल रहा था जीवन, लेकिन एक जो है कोई विशेष बच्चा आ जाए जो चोरी करे या फिर समाज के मूल्यों का हनन करे, तो वही होता है क्या, बाल अपराध, ठीक। पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी, तो अभी जो जितने भी ये समाजशास्त्री चेतना वगैरह हैं, इन सभी को आप समझ लेंगे, बिल्कुल एकदम से चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक। तो जब बालक सामान्य सामाजिक व्यवहार के विपरीत कार्य करता है या फिर करना है कार्य करता है, तो तो इसे समाज विरोधी व्यवहार या आचरण, मतलब इस समाज विरोधी व्यवहार जो करता है या समाज विरोधी जो आचरण होता है बच्चे का, यही क्या कहलाता है, बाल अपराध कहलाता है या किशोर अपराध कहलाता है।
ध्यान रखेंगे, एक होती है बच्चे की शैशवावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है आपका किशोरावस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था। और जब बच्चा पेट में ही रहता है माँ के, तो उसको भ्रूणावस्था कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, शिक्षा शास्त्र अध्ययन करता है शैशवावस्था से, ठीक है। समाज शास्त्र या फिर वो अध्ययन करता है आपका समाज शास्त्र भ्रूणावस्था से अध्ययन करता है बच्चे का। आप संस्कार पढ़े होंगे बीए फर्स्ट ईयर में के सेकंड पेपर में संस्कार, उसमें आप पढ़ते हैं पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, मतलब बच्चे के जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले ही से सारे संस्कार कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो समाज शास्त्र जो अध्ययन करता है वो भ्रूणावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक के मानव के क्रियाकलापों का, जो कि समाज से संबंध रखते हो, उनका अध्ययन करता है, ठीक। तो यही पहलू है क्या, जब इसी को हम क्या कहते हैं, किशोर अपराध। तो किशोर क्या 10 या 12 साल के बाद में क्या हो जाता है, किशोर हो जाता है, ठीक। दाढ़ी मूछें आने लगी हैं उसके पास, किशोर हो गया वो, ठीक। आगे देखते हैं। तो किशोर अवस्था की संज्ञा इसी को दी जाती है। बाल अपराधियों के लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न आयु होती है, मतलब हर एक राष्ट्र के लिए, मतलब कि किसी में 18, किसी में कुछ भी, हर एक देश में, हर एक राष्ट्र में अलग अलग सीमा तय की जाती है कि इस राज्य में या फिर इस देश में इतना जो है, इतने उम्र के लोग बाल अपराधी कहे जाएंगे, इतने के बाद के युवा अपराधी कहे जाएंगे, ठीक। तो वो अपने हिसाब से तय करते हैं देश। इस प्रकार समाज विरोधी और गैर कानूनी कार्य करने वाला बाल अपराध कहलाएगा। अब समाज विरोधी कार्य करेगा तो सामाजिक बाल अपराध होगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब वो कौन सा कार्य करेगा, कानूनी कार्य करेगा, कानूनी कार्यों का उल्लंघन करेगा, कानूनी मतलब गैर कानूनी काम करेगा, तो वही क्या हो जाएगा, वो कानूनी अपराध यानी विधि शास्त्रीय के हिसाब से, विधि प्रक्रिया के हिसाब से वो कानून हो मतलब अपराध हो जाएगा। तो ध्यान होगा आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझाया था अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सामाजिक अपराध, एक होता है क्या, कौन सा अपराध, तो एक जो होता है विधि शास्त्रीय, विधि मतलब होता है कानूनी अपराध, तो एक कानूनी अपराध और एक सामाजिक अपराध, ठीक। तो जब कानून के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कानूनी अपराध, जब समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सामाजिक अपराध, ठीक। ध्यान रखेंगे। परिभाषा देख लेते हैं हम विभिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार। परिभाषा में सबसे पहले आती हैं डॉक्टर सेथना। डॉक्टर सेथना के अनुसार हम देखेंगे, ये एक महिला समाजशास्त्री हैं। तो डॉक्टर सेथना के अनुसार हम देखेंगे, बाल अपराध के अंतर्गत इन्होंने कहा कि बाल अपराध के अंतर्गत यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी विशेष राज्य में, कोई विशेष राज्य ले लीजिए, ठीक, उसमें क्या करते हैं, उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु के कम बालकों या युवकों द्वारा किए गए अनुचित कार्यों का समावेश होता है अपराध। इनके कहने का मतलब सिंपल सा फंडा मैं बता दूं आपको एक उदाहरण के माध्यम से। डॉक्टर सेथना कहना चाह रही हैं क्या, कि मान लिया कोई राज्य है, जैसे भारत है। अब भारत की मैं बात करूं तो इन्होंने विधि शास्त्रीय जो है हिसाब से दी है, विधि शास्त्रीय। तो डॉक्टर सेथना जो है एक कानूनी हिसाब से परिभाषा दी है। अब ये कानून के हिसाब से परिभाषा दी है तो जाहिर सी बात है किसी राज्य का जो नियम होगा, यानी जो आईपीसी से, इंडिया की मैं बात करूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में ले लें तो भारत में आईपीसी एक होती है, इंडियन पीनल कोड, जिसके अंतर्गत जो तमाम सारी धाराएं होती हैं, उन धाराओं के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि किस अपराध का कौन सा दंड होगा। कि मान लिया आपने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए आपको क्या मृत्युदंड की, मतलब आपके लिए 302 धारा लगाई जाएगी, ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत। जज बोलता नहीं मूवी में, ठीक। तो ताजे राते हिंद उर्दू शब्द है, इंडियन पीनल कोड अंग्रेजी शब्द है, और भारतीय दंड संहिता जो है वो हिंदी शब्द है। तो भारतीय दंड संहिता के खिलाफ या भारतीय जो धाराएं हैं आईपीसी की, उनके खिलाफ अगर कोई कार्य करता है बच्चा, ठीक है, कोई इस देखिए किसी राज्य विशेष में, तो राज्य विशेष क्या हो गया, भारत हो गया। किसी समय विशेष में, कोई समय है, उस समय कोई कानून चल रहा है, उस समय की ये चीज करेंगे तो ये गैर कानूनी चीज है, ठीक। आप मान लिया किसी को 2 झापड़ तड़ाक तड़ाक मार दिए, उसके बाद में क्या होगा, ये जो है कानून में अपराध लिखा है उस समय, तो ये हो गया अपराध आपका, ठीक। तो यही हो। और एक निश्चित आयु तय के, अगर निश्चित आयु तय की है कि 18 से नीचे वाले अगर ये काम करेंगे तो उसको बाल अपराध कहेंगे, 18 से ऊपर वाले करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका अपराध हो जाएगा, या युवा अपराध हो जाएगा, या मतलब किशोरावस्था तो 18 से नीचे वाले ही होते हैं, ठीक। तो यही इन्होंने कहा कि किसी निश्चित मतलब कोई राज्य हो, उस राज्य में उस समय जो कानून लागू हो, उस कानून के खिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो उसी को हम कहते हैं, ठीक, बाल अपराध कहते हैं। जब एक निश्चित आयु तय कर दी जाती है उस कानून के द्वारा, उस निश्चित आयु से नीचे वाले व्यक्ति, ठीक, यहाँ से नीचे वाले करेंगे तो बाल अपराध, ठीक। आगे देखते हैं रॉबिन्स महोदय क्या कहते हैं। रॉबिन्स महोदय के अनुसार बाल अपराधों में सड़कों पर घूमना व भीख मांगना, दुर्व्यवहार, घातक शैतानियत तथा अनुचित व्यवहार शामिल होते हैं। इन्होंने रॉबिन्स महोदय ने कहा कि जो बाल अपराध होते हैं, इनमें जो सड़कों पर अगर आप घूम रहे हैं फर्जी में,
तो ये भी एक बाल अपराध है। ठीक, बच्चा कोई घूम रहा है सड़कों पर तो वो भी बाल अपराध है। साथ ही साथ अगर भीख मांग रहा है तो ये भी एक अपराध है। दुर्व्यवहार कर रहा है किसी के साथ तो भी अपराध है। घातक प्रकार की शैतानियां कर रहा है तो भी बाल अपराध है। अनुचित व्यवहार कर रहा है तो भी ये क्या है, बाल अपराध है। ठीक, ध्यान रखें किसके अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार। ये सारी परिभाषाएं आपको रटनी नहीं है, बस एक बार देख लेना है। उसके बाद में दो परिभाषाएं देख लेंगे आप किसी की, दो परिभाषाएं आप अच्छे तरीके से कॉपी में लिख देंगे, उसके हिसाब उसके बाद में अपनी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में और इसके कारण परिणाम पर चर्चा कर देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा सारी बातें, और सारी बातें आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बालक उस समय बाल अपराधी कहलाता है, इन्हीं के अनुसार, रॉबिन्स महोदय के अनुसार। इतनी बात कहे कि जब बाल अपराध जो है, कोई व्यक्ति है, बच्चा है, वो सड़क पर घूमता है, भीख मांगता है, दुर्व्यवहार करता है, घातक शैतानियां करता है, अनुचित व्यवहार करता है, तो जब इस प्रकार मतलब इतना चीजें करता है तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं इनके अनुसार कि बालक जो होता है उस समय बाल अपराधी कहलाता है जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनके विरुद्ध सरकारी कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। तो ये सारी चीजें करता है मालक, बालक जो करता है जितनी सारी चीजें, सड़क पर घूम रहा है, भीख मांग रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, घातक शैतानियां कर रहा है, अनुचित व्यवहार कर रहा है, लेकिन ये थोड़ी कम मात्रा में कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऐसा कर देता है, यही चीज, इन चीजों को थोड़ा ऐसा कर दे जैसे समाज मतलब समाज विरोधी प्रवृत्तियां गंभीर हो जाएं, मतलब समाज के लोग जो है उससे प्रभावित हों, समाज में उससे हानियां फैल रही हूँ, उसके कारण से कुछ प्रभाव पड़ रहा हो समाज पर, ठीक है, और बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, तो उसके प्रकार जो है कानूनी सरकारी जो कानून हो, मतलब सरकार के द्वारा जो कानून होता है वो मतलब मजबूर हो जाता है लागू करने पर उसके प्रति, तो ऐसे व्यक्ति को हम बाल अपराधी कहते हैं। ठीक, किसके अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार। अगले हैं आपके न्यूमियर। न्यूमियर कहते हैं, न्यूमियर ने कहा कि बाल अपराध का आशय समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो क्या करता है, व्यक्ति तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। तो क्या करता है, जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। तो बाल अपराध का आशय समाज विरोधी व्यवहार का कोई एक प्रकार होता है, कोई भी एक प्रकार हो जो कि समाज विरोधी हो। ठीक है, तो समाज विरोधी कोई एक प्रकार हो, जैसे कि जो क्या करता हो, जो क्या करता हो, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को हानि पहुंचा रहा हो या फिर सामाजिक विघटन उत्पन्न कर रहा हो। सामाजिक विघटन मतलब समाज के नियमों को कम कर रहा हो, सामाजिक नियमों का ह्रास हो रहा हो उसकी वजह से, तो यही हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा ये कौन, बाल अपराधी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं माउरर के अनुसार। माउरर कहते हैं कि बाल अपराधी वह व्यक्ति है जो जानबूझकर, इरादे के साथ तथा समझते हुए अपने से संबंधित समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है। कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो मान लिया समाज में जो रूढ़ियां हैं, समाज के जो नियम हैं या समाज के जो प्रथाएं हैं उनको नहीं मान रहा है, और ये जानता है कि हाँ ये समाज की प्रथा, इसको मानना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है, जानबूझ करके उसकी अवहेलना करता है, तो कहेंगे बाल अपराधी कहेंगे। ठीक, ये सामाजिक दृष्टिकोण से अपराधी परिभाषा दी है इन्होंने, किस हिसाब से, सामाजिक दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं गुडे के अनुसार। गुडे महोदय कहते हैं कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए मित्रों कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी कहलाता है। तो कोनो ऐसा लड़का हो जो क्या करता हो, जो समाज से बिल्कुल भिन्न हो और बिल्कुल व्यवहार अलग करता हो, सामाजिक नियमों को का पालन वगैरह ना करता हो, मतलब अलग हो, सामान्य लोगों से अलग हो, तो उसी को हम बाल अपराधी कहते हैं, जिससे समाज में मतलब समाज के लोग उसका विरोधी बन जाए। जब समाज के लोग किसी ऐसे व्यक्ति का मतलब किसी बच्चे का विरोधी बन जाते हैं तो उस बच्चे को हम क्या कहते हैं, बाल अपराधी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गुडे। अगले हैं आपके स्किनर महोदय। स्किनर महोदय को देखते हैं, इन्होंने कहा बाल अपराध की परिभाषा देते हुए कि बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है जो कि वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। तो बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। जब कोई व्यक्ति, मान लिया कोई व्यक्ति है वो अपराध कर देता है कोई, ठीक है, कोई व्यक्ति जो वयस्क व्यक्ति है वो अपराध करता है, ठीक, तो वो अगर वो अपराधी है, जो बड़ा व्यक्ति है वो अपराध कोई करता मतलब कोई कार्य करता है और वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है, जब वही कार्य कोई छोटा बच्चा करता है और तो वो भी बाल अपराध, तो उसको बाल अपराधी कहेंगे। कोई बड़ा बच्चा करेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसी को मतलब 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर, हर एक देश में अलग अलग होता है, तो वही क्या कहलाएगा, तो वही मतलब अपराध कहलाएगा। ठीक, तो अपराध जो होता है ये कानूनी दृष्टिकोण से परिभाषा स्किनर की, तो बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है।
तो जो बाल कोई बच्चा हो और वो कानून का उल्लंघन करता हो, ऐसे कानून का उल्लंघन करता हो जिसको अगर कोई वयस्क व्यक्ति करे, कोई जवान व्यक्ति करे, मतलब कोई 18 साल से ऊपर वाला व्यक्ति करे, तो उसको भी जब अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है तो वो बच्चा भी बाल अपराधी होता है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। और भी परिभाषाएं दी हैं, किसने दी हैं? तो परिभाषा दी है अमेरिका में राष्ट्रीय परिवीक्षा समिति हुई थी, उसमें बाल अपराध देते हुए 4 बातें कही गई थी मित्रों, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ओरली सुन लीजिए आप लोग, हालांकि रटने की जरूरत नहीं, सुन लीजिए एक बार। पहली बात कही गई थी, अमेरिका में राष्ट्रीय परिवीक्षा समिति हुई थी बाल अपराधी के लिए, तो कहा गई थी पहली बात कि जिसने राज्य के किसी कानून या अध्यादेश अथवा राज्य के उप विभाग के किसी कानून का उल्लंघन किया होता है उसको बाल अपराधी कहते हैं। दूसरी बात कही गई थी कि जो सुधार से परे, उदंड एवं अज्ञानकारी हो अथवा माता पिता, संरक्षक अथवा कानूनी अधिकारियों के नियंत्रण से परे होता है बच्चा, उसको बाल अपराधी कहेंगे। साथ ही साथ जो बालक स्कूल तथा घर से भागने का आदी हो गया हो, इसको भी हम बाल अपराधी कहेंगे। साथ ही साथ जो इस प्रकार का व्यवहार करता हो, जो इस प्रकार का व्यवहार करता हो बच्चा जिसमें क्या हो, वह जानबूझकर अपने व दूसरे के स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचाता हो, तो इस प्रकार के क्रियाकलापों को हम अपराध कहते हैं, और जो करता है उसको हम बाल अपराधी कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बाल अपराध के हम क्या देख लेते हैं? कारण देख लेते हैं। आइए देखते हैं बाल अपराध के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। देखिए, बाल अपराध के कारण, बाल अपराध के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए गोडार्ड महोदय ने अपना मत व्यक्त किया मित्रों, और कहा कि मानसिक दुर्बलता ही क्या होती है, बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण होती है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है, वो टेंशन होता है उसके मन में, और मानसिक रूप से मतलब मानसिक विकास को उसका सही नहीं रहता है, सोचने की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं रहती है, तो मतलब बाल अपराधी का सर्वप्रमुख कारण यही होता है। संपूर्ण पर्यावरण, विशेषकर सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मतलब पर्यावरण जैसे सामाजिक वातावरण उसको कैसा मिला, सांस्कृतिक वातावरण कैसा मिला, ठीक है, ये सब भी प्रभावित करते हैं समाज में किसी बाल अपराधी को पनपने के लिए। साथ ही साथ कभी कभी शारीरिक दोष के कारण भी व्यक्ति अमानुषिक व्यवहार करने लगता है, यह स्थिति बाल अपराध पर भी लागू होती है। ठीक है, अब देखते हैं इलियट और मैरिल ने अपनी पुस्तक में इनकी पुस्तक है, क्या नाम है पुस्तक का? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक, में बाल अपराध के निम्नलिखित कारणों को मतलब बताया है। अब वो इनके अनुसार हम देखेंगे, इलियट और मैरिल के अनुसार इनकी एक पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में इलियट और मैरिल ने मतलब बताए हैं बाल अपराध के कारण कि परिवार के कारण भी बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है, व्यक्तिगत कारण होता है, मनोवैज्ञानिक कारण बताया, सामुदायिक कारण बताया, आर्थिक कारण बताया, और उसके बाद में युद्ध और बाल अपराध के बीच में मतलब युद्ध के कारण बाल अपराध बताया, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण के कारण बाल अपराध बताया। इन सभी को हम देख लेते हैं। आइए, तो पहला देखते हैं हम परिवार में बाल अपराध को कैसे बढ़ावा मिलता है। देखिए, जहां परिवार बच्चे को सामाजिकृत कर उसे एक जैविक व्यक्ति से सामाजिक व्यक्ति बनाता है, परिवार क्या करता है, बच्चे को क्या बनाता है, एक जैविक व्यक्ति से एक सामाजिक व्यक्ति बनाता है। आपको याद होगा, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, रामू, बालिका, अन्ना, इन सभी को समाज का वर्दहस्त नहीं प्राप्त हुआ था, और ये लोग किन्हीं कारणों से बस समाज से बाहर रहे थे, तो इनका चाल चलन में, इनके जो है खान पान में बहुत अंतर था, मतलब इनका समाजीकरण नहीं हो पाया था। जब बच्चा जो होता है उसका समाजीकरण हो जाता है, तब वह क्या हो जाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। जब व्यक्तित्व का विकास होता है तब वो व्यक्ति बनता है, और व्यक्ति से पहले वो क्या रहता है, वो एक जानवर की भांति रहता है, बिना मतलब जो व्यक्ति होता है, तो जन्मजात्री शूद्र, मतलब जन्म से हर व्यक्ति क्या होता है, मतलब एकदम से पशु रूप में होता है वो, मतलब कुछ जानता नहीं है, जैसे पशु होते हैं वैसे सेम होता है वो। ठीक, तो उसमें क्या होता है, समाज का, जब उसको समाज में रहता है बच्चा, तो उसका समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, और जब उसका सोशलाइजेशन होता है तो जैविक मनुष्य से वो कौन सा मनुष्य बनता है, व्यक्ति कौन सा बनता है, तो वो सामाजिक मनुष्य बनता है। ठीक, तो जैविक मनुष्य होता है मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं, ठीक है, इनसे लिया आता है कि जैसे जानवर है तो जैविक मनुष्य हो गया। ठीक, मतलब जैसे आया था वैसे सेम, लेकिन उसमें जब चेंज हो जाते हैं वो सामाजिक नियमों को समझने लगता है, बोलने चालने लगता है, खान की सही समाज के अकॉर्डिंग सीखता है, तो उसका समाजीकरण होता है। ठीक, जब परिवार बच्चे को समाजीकृत कर उसे एक जैविक व्यक्ति से एक सामाजिक व्यक्ति बनाता है, समझ गए सामाजिक व्यक्ति कैसे बनता है व्यक्ति, जब किसी बच्चे का समाजीकरण हो जाता है तो सामाजिक व्यक्ति बनता है, नहीं उससे पहले तक वो जैविक व्यक्ति रहता है, जैविक व्यक्ति। ठीक,
बनता है वही परिवार की किन्हीं कमियों के कारण एक बच्चा अपराधी कार्यों को करता है। परिवार के बड़े सदस्यों के चरित्र एवं निम्न तथ्यों पर विचार निम्न तथ्यों का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। तो कोई बच्चा वहीं पे क्या होता है, समाज परिवार के कारण से, परिवार में अगर अच्छी शिक्षा मिल रही है उसको, तो उसी में आगे बढ़ेगा वो। लेकिन क्या होगा, परिवार में कुछ और सारे तत्व होते हैं। आइए एक एक तथ्यों को हम समझते हैं। जैसे कि भग्न गृह, भग्न गृह होता है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, खा परिवार के अनैतिक सदस्य। जैसे क्या होता है, जब परिवार में अनैतिक सदस्य हो जाते हैं, कि कुछ अपवाद, भग्न गृह है ठीक, या उसमें अपवाद तत्व आ जाते हैं, कुछ अपवाद लोग हैं जो कि ऐसी भाषा बोलते हैं या फिर ऐसे कार्य करते हैं जो बच्चा देखता है, तो बच्चा जो देखेगा जो देखेगा वही तो सीखेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ सौतेले माँ बाप, अगर बच्चे जो हैं सौतेले माँ बाप हैं, बच्चे के माता पिता वास्तविक रूप से मर गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो वो भी अपराध की श्रेणी में गए, क्योंकि वो उनके जो अपने बच्चे होंगे खुद के, उनको प्यार ज़्यादा करेगी माता पिता, और जो सौतेला बच्चा होगा उसको प्यार कम करेगा। तो इससे क्या होगा, उसके मन में एक वैमनस्यता फैलेगी, एक उसके मन में घृणा का भाव आएगा और वो अपराधी हो जाएगा धीरे धीरे। अगला देखते हैं हम, अवैध संतान। जब अवैध संतान हो जाती है किसी की, जो वैध ना हो सामाजिक रूप से, अवैध रूप से संतान होती है जिसको नाजायज संबंध, नाजायज बोला जाता है, नाजायज औलाद है, तो वही जो अवैध संबंध के कारण से क्या होता है, अवैध संतान उत्पन्न होती है। तो उस संतान, वो संतानी जो वो व्यक्ति जो पैदा होता है वो अपराधी हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है उसको ना तो माँ का सुख सही से मिल पा रहा है, ना उसको पिता का सुख सही से मिल पा रहा है। ठीक, और वो समाज विभिन्न प्रकार की बातें उस पर बोला करते हैं। ठीक है, एक मूवी आपने देखी होगी, मूवी में अधिकतर लोग जो है, एक अजय देवगन की मूवी थी, उसमें उसको हमेशा लोग ऐसे टॉर्चर करते रहते हैं यही बात करके कि नाजायज नाजायज। मूवी का ही शायद नाम है नाजायज या फिर कुछ ऐसे नाम है। ठीक, तो उसी प्रकार से होता है, तो वो अपराधी की श्रेणी में हो जाता है। साथ ही साथ पक्षपात एवं भेदभाव, जब किसी परिवार में 4 बच्चे हैं और चारों के साथ बराबर का व्यवहार नहीं करता पिता या माता, तो क्या होता है, अगर किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करता है, किसी बच्चे को कम, तो जिसको कम प्यार करेगा वो बच्चा जाहिर सी बात है अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। वो चुरा करके खाएगा, वो गाली देगा घर में, या फिर ऐसी तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें करेगा जो समाज के नैतिक नियमों के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो। ठीक, आगे देखते हैं, माता पिता द्वारा तिरस्कार। जब किसी बच्चे का माता पिता के द्वारा तिरस्कार कर दिया जाता है परिवार के सदस्य में से, तिरस्कार समझते हैं कि कोई कार्य बच्चा कर दिया, उसको उसके कारण से भगा दिया या फिर घर से मार दिया, उसको ज़्यादा मार दिया। ठीक, तो इससे कि बच्चे क्या बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा मारना भी नहीं चाहिए, हाँ उनको समझाना चाहिए, उनके सामने ऐसे कृत्य करना चाहिए बच्चों के सामने जिससे भी वो कृत्य करने के लिए वो प्रेरित हों। ठीक, प्रैक्टिकली आप उनको समझाइए, मारिए मत, मारने से जो है दुश्मनी बढ़ती है। ठीक, आप तो अच्छे के लिए मारेंगे लेकिन आपका बच्चा सोचेगा पिताजी एकदम दुश्मन है हमारे। ठीक, अगला देखते हैं, पारिवारिक अनुशासन की कमी। पारिवारिक अनुशासन, जब परिवार में एक अनुशासन, वो ऐसा अनुशासन है कि मार मार के एकदम से कूच बहा दियो लड़किन का, ऐसे नहीं अनुशासन होता है। अनुशासन अगर आप नैतिक रहेंगे, आप अपने से कि आप दोनों लोग हैं, पति पत्नी हैं आप, ठीक, अब आप अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह कर रहे हैं अपना, आप दोनों आपस में कभी झगड़ा मत करिए, आप लोग प्रेम से रहिए। या फिर अब पति कोई चीज़ बोल दे तो पत्नी तुरंत दौड़ के पानी ले आए, या फिर पत्नी बोल दिया कि हाँ मार्केट सब्जी लानी है तो पति तुरंत सब्जी ले आए, या फिर किसी प्रकार का कोई चीज़ करवाना तो दोनों लोग में तालमेल अच्छे तरीके से होना चाहिए। या पति डांट दे पत्नी को तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए, या फिर पति को ऐसा कोई अराजक तत्व शब्द नहीं बोलना चाहिए घर में। तो जब ये होगा, जब दोनों पति पत्नी आपस में सही तरीके से रहेंगे, दबाव के रूप में, तो बच्चा जब उसको देखेगा तो सोचेगा मम्मी को पापा नहीं, मम्मी को तो डांट ही देते हैं, तो हम कौन सी खेत की बथुई हैं, हमको भी डांटेंगे। इस प्रकार से वो सोचेगा मन में, तो वो इस प्रकार के अपराध के लिए प्रेरित नहीं होगा। बच्चा का जो दिमाग होता है छोटे बच्चे का, वो नरम होता है एकदम से। जैसे किसी नरम चीज को हम तोड़ करके उसको विभिन्न आकार में परिवर्तित कर सकते, जैसे एक आटा सान आटे की लोई को हम किसी भी प्रकार का, बचपन में आपने देखा होगा चिड़िया उड़िया बना करके मम्मी दे देती थी, खेलते रहते थे हम लोग। ठीक, तो वो होता है, तो वो क्योंकि वो कैसा है, वो नरम है, तो उस समय चिड़िया बन जाती थी। लेकिन वही जो बाद में अगर लोहा सोचो, वही लोहा गोल ले लो उसी आटे के बराबर, लोहे से सोचो, लोहा से चिड़िया बना के दे दें, खेलो जा करके, तो हाथ से बना के दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी। तो बच्चा जब छोटा रहता है तो आटे की भांति रहता है, वो उसको जिधर चाहो उधर मोड़ दोगे आप। ठीक, मार के नहीं, समझा के। ठीक, और जो ये होता है, इसका क्या नाम है, जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो लोहे की भांति हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक, तब इसको क्या करना पड़ता है, तपाना पड़ता है, खूब तपाना पड़ता है। और तपते तपते जब लोहे को खुद एहसास हो जाता है कि हाँ अब गल जाएंगे हम,
तब वो गलना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चे को जब बड़ा हो जाता है तब उसको छोड़ देना चाहिए छुट्टा साण जैसे, मतलब जो करना है करो तुम। जब उसको खुद ठोकर लगेगी तब उसको एहसास होगा कि हाँ मैं गलत कर रहा था। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को अगर कोई बच्चा है 12-15 साल से और ऊपर का है, उसको अगर कोई पिता जो है उसको समझाने का प्रयास करता है तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा अपने पिताजी को अपना दुश्मन समझने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पारिवारिक अनुशासन की कमी के कारण से बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। और पारिवारिक जो मतलब ज़्यादा वो भी ना हो, आप जो है पारिवारिक अनुशासन भी ज़्यादा न दे। ठीक है, अगला देखते हैं परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण से अपराधी हो जाते हैं। जैसे मान लिया परिवार में गरीबी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे क्या करें, खाने को नहीं मिल रहा है, पिताजी बेचारे नहीं ला पा रहे हैं किसी से। ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पे इस प्रकार की समस्याएं होती हैं कि हाँ खाने को सही तरीके से नहीं मिल पाता। बहुत सारे गरीब इंडिया में लगभग जो है मैं बात करूँ तो 67 या 60% लोग ऐसे हैं जो कि किससे नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ये पुराना डाटा है, हालांकि बहुत पुराना डाटा है। अब इसमें सुधार आया है जब से जो है विभिन्न प्रकार के हर एक क्षेत्र में औद्योगिकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है। ठीक, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ था जिससे बढ़ा है। तो अब उसमें कमी आई है भारत में, अब गरीबों में कमी आई है। निर्धनता टॉपिक देख लीजिएगा, उसमें हमने समझाया है पूर्ण रूप से। तो परिवार की खराब स्थिति के कारण से बाल अपराधी को बढ़ावा मिलता है। माताओं का नौकरी करना, अगर बच्चे की जो अम्मा है यानी माता है, माँ है, वो अगर नौकरी करती हैं तो बच्चे की देख रेख सही से नहीं हो पाती, जिससे बच्चा क्या करता है, जो है एकांत मतलब अकेलेपन का अनुभव करने लगता है। धीरे धीरे बाल अपराध के गुण उसके मन में पनपने लगते हैं। अगला है मकानों की अनुपयुक्त दशा तथा अत्यधिक भीड़। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो जाएगी घर में और घर सही से नहीं होगा या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आएगी तो भी बाल अपराधी को बढ़ावा मिलेगा। आगे देखते हैं व्यक्तिक कारक। अब ये समझ रहे थे हम पारिवारिक कारण, अब देखते हैं व्यक्तिक कारण। व्यक्तिक कारण भी बाल अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। व्यक्तिक कारण के अंतर्गत मूलभूत संवेगों के अतिरिक्त अन्य शारीरिक तथा मानसिक विशेषताएं भी सम्मिलित होती हैं। अब इन कारणों पर हम अलग अलग विचार करेंगे। जैसे कि एक होता है शारीरिक दोष, एक होता है मानसिक योग्यता। बच्चे के अंदर कोई शारीरिक दोष होता है तो वो भी अपराधी मतलब बनने का प्रयास करता है। उसको लोग चिढ़ाएंगे, जब चिढ़ाएंगे उसको कि तुम्हारे अंदर ये है वो है ऐसा है, या शारीरिक दोष कुछ है, या फिर मेंटली वो अगर जो है कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत मतलब मेंटल से थोड़ा बहुत कम दिमाग का होता है, मंद बुद्धि का, उसको लोग चिढ़ाने लगते हैं तुम नहीं जान पाए ये चीज़, तो वो भी मतलब अपराध करने को प्रेरित होता है, मारने पीटने के तुरंत उतारू हो जाता है। ठीक, तो शारीरिक दोष और मानसिक योग्यता, ठीक है, जब इनमें कमी होती है तो बच्चा अपराधी की श्रेणी में जाता है। अगला देखते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण देखिए, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था अस्वस्थता, अस्वस्थ मतलब अस्वस्थता, ठीक है, मतलब अस्वस्थ रहे। जब शरीर और मतलब शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जिस प्रकार बाल अपराध का कारण है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक धारणा भी इसके लिए जिम्मेदार है। जिस प्रकार से शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता मतलब कि हमने भी बताया शारीरिक दोष और मानसिक योग्यता में कमी जब हो, मतलब शारीरिक दोष में वृद्धि और मानसिक योग्यता में कमी, जब ये चीजें होती हैं तो भी बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारण है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दशा व्यक्ति की मानसिक तथा उद्वेगात्मक क्रिया को प्रमाणित करती है। यदि व्यक्ति मंद बुद्धि का है तो वह गलत सही कोई भी व्यवहार करता है तो उसको सोचता नहीं है, जिसमें अपराधी व्यवहार सम्मिलित हो जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है वो मंद बुद्धि का है, आपने पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में, बी सेकेंड ईयर में ही सोशियोलॉजी में एक पार्ट आता है, उसमें आप पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, बुद्धि लब्धि में पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति का बच्चा जो है मतलब उसका विकास ज़्यादा है, मतलब कोई रचनात्मक छात्र होता है, कोई जो है कलात्मक छात्र होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, ठीक है, और कोई संवेगात्मक छात्र होता है। इस प्रकार से छात्र होते हैं। तो जो मंद बुद्धि के छात्र होते हैं वो कोई कार्य करने से पहले सोचते नहीं कि हाँ कार्य करने का परिणाम क्या होगा बाद में, तो वो कार्य कर देते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि हाँ ये तो अपराध कर डाला हमने, तो वो भी अपराध को बढ़ावा देते हैं। कौन? मनोवैज्ञानिक कारण है ये। ठीक, आगे देखते हैं चौथा कारण है सामुदायिक कारण। समुदाय का कुछ भाग आपराधिक कार्यों के लिए मशहूर होता है। सामुदायिक भावना में ह्रास के कारण भी बाल अपराध पाया जाता है। तो सामुदायिक भावना में जब ह्रास होता है, कमी होती है सामुदायिक भावना में, तो क्या होता है, बाल अपराध पनपता है। पहला तो मनोरंजन की व्यवस्था में अगर कमी आ रही है, मनोरंजन की व्यवस्था में कमी आ रही तब बच्चे का दिमाग अपराध में लगेगा, अलग दिमाग लगेगा। नहीं तो छोटा बच्चा उसको खिलौना दे दो खेलता रहेगा, टीवी लगा दिया, टीवी में रिमोट हाथ में, टीवी देखता रहेगा। ठीक है, अब टीवियों में तो अपराध दिखाते हैं, क्राइम अलर्ट, फलाना अलर्ट,
ठीक है। तो उसको दिखाते हैं, हालांकि वो दिखाते तो हैं अच्छे के लिए, लेकिन लोग उसका बुरा प्रभाव उठा लेते हैं। देखते हैं किस टेक्निक से पुलिस से बचा जाता है, ठीक, किस किस टेक्निक से पुलिस पकड़ने का प्रयास करेगी, और उससे बहुत लोग बच जाते हैं। जैसे वेब सीरीज आती है, वेब सीरीज में देखते हैं विभिन्न प्रकार के कलात्मक जो है कट्टा और ये सब बंदूक देखने को मिलती है, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग गाली वगैरह बकते रहते हैं हमेशा। उसके बाद में क्या करते हैं वेब सीरीज में, आपने देखा होगा उसमें क्या करते हैं, उसमें बढ़ावा मिलता है किसको, अपराध को, ठीक। तो ये जो सीरीज वगैरह करा सकते हैं, इसके जब पूछा जाए प्रश्न आपसे कि अपराध को बढ़ावा देने के प्रमुख कारण कौन से हैं, तो ये अपराध आप भारत में चलचित्रों के गलत प्रयोग, ठीक है, या क्राइम अलर्ट वगैरह का आना, इससे भी बच्चे प्रभावित होते हैं, इससे भी बच्चे प्रभावित होते हैं, युवा भी प्रभावित होते हैं। भैया अगर कोई देख रहा है कि हाँ हमने किसी का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद में किसी को 4 झापड़ मारा, तो उससे बचने का उपाय क्या है, वो मूवी में तमाम सारे मूवी देखते होंगे, उसमें पता चलता है कि कैसे बचा जा सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन साहब की है, बहुत ही फेवरेट एक्टर है हमारे अजय देवगन साहब। उनकी एक मूवी है, एक मूवी थी दृश्यम। दृश्यम मूवी आप लोग मतलब देखिएगा कभी फ्री होइए तो। दृश्यम मूवी में देखते हैं किस प्रकार से इतना जो है घुमा देता है, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती, चौथी फेल होता है, और किस कारण से घुमा देती है, वो क्या देख ही रहता, तो केवल वो चौथी फेल होता है अजय देवगन। लेकिन क्या करता है अजय देवगन, यही देखता है, दिन भर अपने दुकान में बैठा हुआ टीवी लगा करके वही सब देखा देखा करता है, मतलब पिक्चरें देखा करता है, मूवीज देखा करता है हमेशा। अब हमेशा मूवीज देखा करता है तो उसके अंदर वो माइंड में डेवलप होगा कि इस प्रकार से बचना है। और उसकी लड़की अजय देवगन की एक लड़के का मर्डर कर देती है, और मर्डर करने के बाद में वो पता ही नहीं लगा पाती, और जबकि जो लड़के का मर्डर होता है वो लड़के की जो माता जी होती है वो बहुत बड़ी पुलिस अफसर होती हैं। एकदम से हाथ जोड़ लेती, गिड़गिड़ाने लगती है अजय देवगन साहब के सामने कि हाँ किस प्रकार से मतलब आपने ये किया, लेकिन बताता नहीं। बाद में स्टोरी बड़ी धांसू है, देखिएगा, ठीक। तो उसमें आपको ये अपराध समझ में आएगा कि क्या क्या होता है, ठीक। तो मूवी बता दिया, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो मनोरंजन की व्यवस्था कमी, उसके बाद में बाल अपराध पर स्कूल का प्रभाव, मतलब बाल अपराध, स्कूल का भी प्रभाव पड़ता है बाल अपराध पर। अगर स्कूल में अच्छी शिक्षा तरीके से मतलब नहीं दी जाती, बाल अपराध के प्रति मतलब निगेटिवता यानी नकारात्मकता भर देनी चाहिए बच्चों के अंदर, कूट कूट करके कि ये चीज़ करोगे पुलिस बहुत मारेगी, बहुत कूटेगी, तो बच्चे वही से सुधर जाएंगे, नहीं करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो स्कूल का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आपराधिक क्षेत्र, अगर आपका एरिया जो है आपराधिक एरिया है, कोई 2-3 बदमाश थोड़ा बड़ा होने लगता है 12 और 15 साल का, तो उसके अंदर नया नया खून होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कट्टा वट्टा खरीदने की बड़ी इच्छा होती है, तो वही वो भी जब देखेंगे कि हमको फलाने जैसा बनना है, तो उसी प्रकार से वो बनने का प्रयास करेगा, ठीक। साथ ही साथ बुरी संगति पड़ेगी बच्चे की, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी वो बाल अपराध के मतलब बाल अपराध को उससे बढ़ावा मिलेगा बुरी संगति से, ठीक। अब इसमें जो है रहीम दास जी ने एक दोहा लिखा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ठीक है, इसमें लिखा था। अब भैया देखिए, एक सड़ी मछली जो होती है सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक सड़ा आम जो होता है पूरे एकदम से आम को गंदा करते हैं, एक झुआ आम को गंदा कर देता है। जब जितने भी 100 आम है, 100 आम रखे उनके बीच में एक सड़ा आम रखा है, तो पूरे सारे आम को गंदा कर देता है। लेकिन जो सब 99 आम जो अच्छे आम है, वो एक सड़े आम को अच्छा नहीं बना सकते। तो भैया जो रहीम उत्तम प्रकृति वाला दोहा है ना, आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही नहीं उतर रहा है। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो का कर सकत कुसंग, कुसंग बहुत कुछ कर सकता है। आज हमारे साथ 4 लड़के मान लिया साथ में रहते हैं और धूम्रपान करते हैं, मैं नहीं करता हूं, तो एक दिन मतलब अगर डेली है 2-3-4 महीना नहीं करूंगा, 1 साल नहीं करूंगा, 2 साल, डेली वो आते हैं हमारे रूम पे बैठ के सिगरेट गांजा फूंकते हैं, उसके बाद में दारू पीते हैं, तो बाद में हमारे अंदर वो भी हम भी सोचेंगे नहीं ट्राई करें, दोस्त कहेंगे नहीं ट्राई करिए, हाँ सर जी ट्राई करिए, ट्राई करिए भाई, ट्राई करिए। तो ट्राई करने में क्या जाता था, हमें ठीक है चलो हाँ ट्राई कर लेते हैं। और जब ट्राई करने की जब ट्राई हम कर लेंगे उसको, तो क्या होगा, तो मतलब वही प्रकृति वक्ति मतलब अब के परिप्रेक्ष्य में उतना खरा ही नहीं उतरती है। कोई कहे कि हम बहुत बड़ा ये साधु संत महात्मा हैं, ऐसे हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, चाहे जो आ जाए हमारे सामने। भैया सबसे ज्यादा बच्चों पर डिपेंड करता है समाज का वातावरण, इसीलिए बच्चे जो है अलग अलग दिशाओं में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति जो गांव में नहीं है, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां पढ़ने के लिए, शहरों में इसीलिए बच्चे भाग के जाते हैं, ठीक। तो वातावरण जैसा मिलेगा उसी हिसाब से व्यक्ति बनेगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया उसी हिसाब से व्यक्ति को बनाएगी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे बुरी संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। तो भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ एकदम से, उदाहरण उदाहरण दे करके, इसको याद नहीं करना, बस समझ लोगे काम तमाम।
आगे देखते हैं, अगला है आपका साहित्य तथा समाचार पत्र आदि। अब साहित्य तथा समाचार पत्र यहाँ पे दिया है, अब लेकिन आप यहाँ पे चलचित्र दे देंगे, वेब सीरीज वगैरह, अब यहाँ पे नए नए तकनीक के माध्यम से आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे साहित्य में जो चीज़ें लिखी हैं उससे प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। समाचार पत्र में क्या निकल रहा है, न्यूज वगैरह में देखते हैं आजकल फलाने ने वो किया, यहाँ पे 4 गुंडों ने मिलकर के ये किया, तो ये सब बच्चे को देखते हैं जब बच्चे, तो प्रभावित होते हैं इससे। तो छोटे बच्चों को रामायण दिखाइए जिसमें जो है कोई मतलब ज़्यादा गलत काम नहीं होता है। तो बच्चे को क्या करिए, आप शुरुआत से शिक्षा दीजिए कि ये सारी चीज़ें ना करें, ठीक नहीं वो बाल अपराधी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। देखिए भैया, नगरीकरण का और औद्योगिकरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है बाल अपराध में। देखिए, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, ग्रामीण बालक नगरीय पर्यावरण के अनुकूल स्थापित नहीं कर पाता। जैसे कोनो बच्चा है वो गांव में रहता है और वो नगर में जाता है यानी शहर में जाता है, तो क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप अनेक अनैतिक तथा सामाजिक मतलब असामाजिक कार्यों को करने लगता है। जैसे कि गांव का कोई बच्चा है और यहाँ पे गांव में रहता, सिगरेट नहीं पीता, शहर में गया तो शहर में सिगरेट आम बात है, सभी लोग फूंकते निकलते हैं शाम को, ठीक है। तो वही वहां पे जाता है, वो भी फूंकने लगा सिगरेट, ठीक है। हालांकि धूम्रपान जो है बहुत ही हानिकारक है, फेफड़ों में एकदम से काला कर देता है फेफड़ों के रस को, आप देखे होंगे मूवी में दिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब मूवी बनती है तो मूवी से प्रभाव ना पड़े समाज पर, इसलिए जब कोई हीरो या गुंडा सिगरेट पीता है, आप देखे होंगे, तो वहां पे आता धूम्रपान निषेध, और एक गोला सा ऐसा बना होता है, उसमें काला काला किनारे लगा होता है, उसके बीच में ऐसे लगा होता है, ठीक। और यहीं पे लिखा होता है धूम्रपान निषेध, या शराब जो है क्या है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिख के आ जाता है, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इससे प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहां पे लिखना पड़ता है, सरकार ने नियम लगाया कि हाँ वहां पे लिखोगे आप, ठीक, नहीं तो मूवी नहीं चलेगी। अधिकतर शुरुआत में मूवी, साउथ की मूवीज में देखते हैं शुरुआत में सारी चीजें दिखा देते हैं, ठीक। तो नगरीकरण औद्योगिकरण होगा, अब नगरीकरण हो गया, बच्चे का यहाँ पे आया वो सिगरेट पीना सीख गया, उसके बाद में धीरे धीरे दारू गांजा पीना शुरू कर दिया, उसके बाद में तो अपराध तो करना ही करना है उसको जब ये सारी चीजें करेगा, तो असामाजिक कार्यों को करने लगता है। नगरीकरण की तीव्र प्रक्रिया ने यद्यपि सभी समूहों को प्रभावित किया है मित्रों, फिर भी बालकों को उससे अधिक प्रभावित कर विघटित कर दिया है। बालक बहुत बर्बाद हुए हैं नगरों में। आज देखते हैं शहर के बच्चे जो है अधिकतर बर्बाद हैं। गांव में क्या होता है, बच्चे माता पिता से डरते हैं, लेकिन शहर के बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते, शहर के माता बाप बच्चों से डरते हैं, ठीक। देखिए अगला है लंबवत नगरीय गतिशीलता। लंबवत नगरीय गतिशीलता, उसके अंदर गंदी बस्तियां, मनोरंजन का व्यवसायिक होना, मनोरंजन के क्षेत्र व्यवसायिक मतलब समझते हैं, टीआरपी के चक्कर में न्यूज चैनलों ने देखा था क्या क्या चीजें बोल रहे थे उस समय, तो टीआरपी बढ़ाने चक्कर में या फिर एडिंग करने के मतलब व्यवसायिक मुद्दा जो है कि मतलब हमारे चैनल पे प्रचार ज्यादा लोग हमारा चैनल देखे, ठीक है, तो उससे क्या व्यवसायिक धंधा बन चुका है हर एक क्षेत्र में। तो मनोरंजन का व्यवसाय होना, तो विभिन्न प्रकार की चीजें लोग दिखाते रहते हैं, जैसे कि आप होता है जैसे यूट्यूब पे मान लिया पढ़ रहे हैं आप, तो जो है पढ़ रहे हैं उस पर ऐड मान लिया पढ़ाई का पढ़ रहे हैं, उसमें गाना आ गया कुली नंबर 1 का, या फिर किसी का गाना आ गया, तो आप पढ़ाई का मन है आपका, उसके बाद में आप गाना सुनने लगे। अब भैया वरुण धवन जी को देखेगा तो कौन गाना नहीं सुनेगा, पढ़ाई तुरंत छूट गई और पढ़ाई जो है तुरंत गाना सुनने लगा। तो ये भी इससे प्रभाव पड़ता है, या फिर उसमें गुंडे उंडे तमाम दिखा दिया, फिर कुछ भी चीजें दिखा सकते हैं। तो शिक्षा का क्या, मनोरंजन का व्यवसायीकरण हो जाना भी प्रभाव पड़ता है। लंबवत नगरीय गतिशीलता मतलब बहुत लंबी लंबी दूरी तक जो है लंबवत गतिशीलता हो गई है, मतलब लोग बहुत दूर दूर तक जाकर के विस्थापन हो रहा है, लोग गांव से नगरों की ओर आ रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। गंदी बस्तियां होती हैं, गंदी बस्तियां जैसे कि कुछ ऐसी बस्तियां होती हैं जहाँ पे यही सब चीजें होती हैं, आपराधिक कार्य होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, आर्थिक कारण भी सम्मिलित हैं। आर्थिक कारक, पैसे की कमी होगी तो अपराध पक्का है, अपराध बढ़ेगा, ठीक। साथ ही साथ युद्ध और बाल अपराध, मतलब युद्ध अगर कहीं पे हो रहा है तो भी बाल अपराध को बढ़ावा मिलेगा। युद्ध हो जाएगा तो फिर पूरा वहाँ का सामाजिक ढांचा गड़बड़ हो जाएगा, और सामाजिक ढांचा गड़बड़ हो जाएगा तो भी बाल अपराध को प्रोत्साहन मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बाल अपराध के निरोध के उपाय, ठीक है, जिसको परिणाम वहाँ पे लिख गया था। तो बाल अपराध निरोध के क्या है उपाय देख लेते हैं, ठीक, कि किस प्रकार से हम बाल अपराध को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बाल अपराध वृद्धि की समस्या को देखते हुए मित्रों यह कहा जा सकता है कि इसका निवारण प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का प्रथम दायित्व होना चाहिए। लाबेल जे कार ने डेलिन
डेलिनक्वेंसी कंट्रोल में लिखा, इनकी पुस्तक है, लाबेल जे कार ने अपने एक उसमें लिखा पुस्तक में कि डेलिनक्वेंसी कंट्रोल पुस्तक का नाम है। इसमें लिखा कि बाल अपराध निरोध के लिए निम्नलिखित प्रबंध मतलब होना चाहिए। कौन से प्रबंध होना चाहिए, पहला देखते हैं। पहली बात तो उचित स्कूल तथा शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उचित स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। विभिन्न अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि अधिकांश बाल अपराधी अशिक्षित तथा मूर्ख होते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, उस रिसर्च में पता चला है जो अपराधी होते हैं, छोटे बच्चे बाल अपराधी, वो बिल्कुल मूर्ख होते हैं, फूलिश होते हैं, मतलब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो अधिकतर जो बच्चे हुए हैं बाल अपराधी हुए हैं वो कैसे हुए हैं, वो मूर्ख हुए हैं, अशिक्षित हुए हैं, मतलब जो अशिक्षित थे मूर्ख थे वही हुए हैं। अतः शिक्षा का प्रचार करना चाहिए बाल अपराध के लिए, ये आवश्यक होता है। ठीक, दूसरा कारण ये है कि उचित लालन पालन, अगर बच्चे का उचित लालन पालन हम करते हैं तो बाल अपराध कम होगा। ठीक, माता पिता द्वारा उचित देख रेख आवश्यक है ताकि बाल अपराध को रोका जा सके। बच्चे को ऐसा अवसर दिया जाना चाहिए जिससे वह यह अनुभव करे कि उसका लालन पालन ठीक से हो रहा है। इस प्रकार का कार्य आप करें। जैसे हमने बताया था कि तालमेल बैठा के रखें स्त्री और पुरुष में, पति पत्नी में, तो बच्चा देखेगा तो बहुत तरीके से बच्चा को बस यही दिखाइए, समझाइए मत। इसीलिए जब बच्चा छोटा होता तो उसको हम क्या पढ़ाते हैं, उसे हम ये नहीं पढ़ाते जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर उसको पढ़ाना होता तो छोटा आ से आम पढ़ाते, और आम यही नहीं बताते कि छोटा आ से आम होता है, आम बना देते पका पका बढ़िया, ध्यान में आ कि मम्मा आपे बताया था। ठीक, तो उचित लालन पालन होना चाहिए, साथ ही नैतिक शिक्षा उसको सही देनी चाहिए। इसलिए ध्यान होगा आपको, शुरुआत से आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है नैतिक शिक्षा, पहले यही पढ़ना पड़ता है नैतिकता के पथ पर। तो नैतिक शिक्षा आपको बढ़िया बढ़िया जो आदर्शवादी व्यक्तित्व हैं, चरित्र हैं, जैसे राम जी के बारे में, भरत जी के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, भीमराव अम्बेडकर के बारे में, गांधी जी के बारे में, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग आए, अशोक के बारे में, इन सभी के बारे में आपको नैतिकता के पथ पर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, रामचंद्र जी के बारे में तो बताया था, सबसे बड़े आदर्श, विवेकानंद जी के बारे में। ठीक, तो नैतिक शिक्षा आपको देनी चाहिए। नैतिकता के विकास के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक होती है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों में स्नेह, सहानुभूति, हौसला आदि का उचित विकास होगा, जो अच्छे व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए आवश्यक होता है। तो जो व्यक्तित्व जिनका अच्छा होता है उन्हीं का नैतिकता के पथ पर में पाठ दिया जाता था। ठीक, तो उसी में बच्चे पढ़ करके अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। अगला देखते हैं मोरल एजुकेशन जिसको कहते हैं। अगला देखते हैं आगंतुक अध्यापक। आगंतुक अध्यापक देखिए, आगंतुक अध्यापकों का प्रबंध भी बाल अपराध निरोध में सहायक हो सकता है। यदि बच्चे का व्यवहार अन्य मित्रों तथा शिक्षकों के साथ ठीक नहीं है तो उसे अभिभावक उसी क्षण सह निर्देश देकर ठीक कर सकते हैं। ठीक, आगंतुक अध्यापक मतलब समझ सकते हैं आप, बताएं। जैसे कि कोई मतलब किसी स्कूल में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा आपका कहना नहीं माना, तो कोई नया टीचर लाइए और नए टीचर के साथ साथ उसे बच्चे के माँ बाप को भी बुलाइए। इसीलिए देखते होंगे शहरों के स्कूल्स में क्या होता है, वो जो है पेरेंट्स मीटिंग होती है महीने भर पे। ठीक, तो इसीलिए होता है कि बच्चा आपका कोई गलत कार्य ना करे, जो गलत कार्य करता है उसको उसके पेरेंट्स मीटिंग में बताया जाता है कि आपका बच्चा इस प्रकार से कर रहा है, क्या कर रहा है स्कूल में आकर के, वही सारी चीजें होती। ठीक, अगला देखते हैं मनोवैज्ञानिक अस्पताल। मनोवैज्ञानिक अस्पताल होगा। ठीक, मनोवैज्ञानिक अस्पताल बाल अपराध की दर को कम करते हैं। अधिकांश बच्चे बाल अपराध करते हैं तो मानसिक संतुलन उनका सही नहीं होता, कभी कभी तो वो बाल अपराध कर देते हैं। उस समय उनको सूझ नहीं होती कि ये चीज अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, तो इससे बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। मानसिक मतलब मनोवैज्ञानिक अस्पताल होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक, आगे देखते हैं, हम अगला आपका है उचित मनोरंजन के साधन। उचित मनोरंजन का साधन होना चाहिए। यदि उचित मनोरंजन के साधनों का प्रबंध हो जाए तो बाल अपराध निरोध भी संभव हो सकता है। मतलब ऐसे मनोरंजन का साधन क्या है, इससे बच्चा जो है उसमें बिजी रहे, तो अलग प्रकार की चीजें या फिर अलग अराजक तत्व जो हो उससे प्रभावित ना कर सकें बच्चे को। अगला देखते हैं समन्वयात्मक परिषदें। यह परिषद मुख्य रूप से उन कारणों को दूर करने के लिए करने का प्रयत्न करती है मित्रों, जिसके कारण कोई बाल अपराधी बनता है। तो कुछ इस प्रकार से नियम कानून बनाने चाहिए, कुछ ऐसे संस्था बनानी चाहिए या परिषद बनानी चाहिए जिससे क्या हो, बाल अपराध को रोक सके, उसके लिए कानून बनाया जा सके। 8वां देखते हैं अन्य उपाय। 8वां हम देखते हैं अन्य उपाय। अन्य उपायों में विवाह विच्छेद तथा पृथककरण को रोकना प्रमुख है। विवाह विच्छेद और पृथककरण जो अलग अलग चीजें हो रही, मतलब तलाक वगैरह हो रहे हैं या फिर विवाह विच्छेद हो रहा है, माता पिता अलग हो रहे हैं तो बच्चे बेकार हो रहे हैं,
जैसे अब माता पिता, मान लिया 2 बच्चे हैं, माता पिता मतलब उनके, और माता पिता में कुछ हो गया, मतलब अनबन हो गई, अब दोनों लोग तलाक दे रहे हैं, विवाह विच्छेद कर रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चे जो होंगे वो मतलब उनको वरदहस्त खत्म हो जाएगा, ना माता देखेगी ना पिता देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर एक जो है हीन भावना आ जाएगी, जिससे वो अपराध के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ठीक, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, विवाह विच्छेद को रोकना अति आवश्यक है। पृथक्करण को भी रोकना पड़ेगा, जिसके कारण असंख्य बच्चे अपराधी व्यवहार। आगे देखते हैं, बाल अपराधों में अपराध मतलब बाल भारत में बाल अपराधियों का सुधार कैसे किया सकता है, मतलब इसके लिए क्या क्या नियम बने हैं। देखिए, बाल अपराधियों के सुधार के लिए प्रत्येक देश प्रयत्नशील रहते हैं। भारत में बाल अपराधियों के सुधार हेतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कदम उठाए गए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब होता है 1850 के बाद से। ठीक, 1850 से के बाद से, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो कदम उठाए गए तथा इससे संबंधित अनेक कानून पारित किए गए, जिससे क्या हुआ है, सर्वप्रथम बाल अपराध सुधार आंदोलन आया सबसे पहले, जिसको प्रैक्टिस एक्ट 19 ऑफ 1850 कहते हैं, मतलब प्रैक्टिस एक्ट 19 ऑफ 1850 कहते हैं, में प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत 10 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। 10 से 18 वर्ष के तक के बच्चों को मतलब इसके अंतर्गत रखा जाता है कि अपराधी वो ना बने। ठीक है, ये सुधार अधिनियम होता है, इसके अंतर्गत आंदोलन चलाया गया था। इस अधिनियम में मालिकों और बाल नौकरों के संबंधों पर नियंत्रण रखा गया। इस नियम के कुछ दोष पाए गए, जिसके कारण से सन 1933 ईस्वी में बाल श्रम अधिनियम बनाया गया। इसके नियमानुसार 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को श्रेणी में रखा गया। इसके बाद बाल रोजगार अधिनियम बनाया गया मित्रों, जिसके अंतर्गत बालकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। केंद्रीय सरकार ने सन 1948 में प्रोबेशन ऑफ अंडर अफेंडर्स एक्ट पारित किया। कौन सा एक्ट है? प्रोविजन अंग्रेजी में पढ़ेंगे, प्रोबेशन हिंदी में, तो प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स। ठीक है, अफेंडर्स एक्ट हमारे मतलब जीभ में आवे जो है छाला निकला है ओठ के पास। ठीक, तो इसलिए वो निकल नहीं पा रहा, अफेंडर्स। ठीक, एक्ट पारित हुआ, जो प्रत्येक राज्य में धीरे धीरे लागू हो रहा है। इसमें 16 वर्ष के बाल अपराधियों को बाल अपराधियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाएगा, बल्कि 16 वर्ष से कम के बाल अपराधियों को भी नियंत्रित रखा जा सकता है। कहने का मतलब इनके ये था, पूरी बातें जो हमने बताई, जो सरकार के द्वारा नियम लगाए गए, सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है कि जो बालक होते हैं अगर बाल अपराध करते हैं वो, तो उनको जेल ना भेज करके उनको बाल सुधार अधिनियम में मतलब बाल सुधार जो संस्था होती है उसमें भेज दिया जाता है। इसमें जो है कितने 15 वर्ष से कम के बच्चों को रखा, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं छोटे से, क्योंकि मतलब आर्थिक पैसा वैसा उसके पास नहीं रहता है, तो मजदूरी करते हैं, जिसके कारण से श्रमिक संगठन को भी उससे संबंधित नियम बनाना पड़ा और सरकार ने उसमें सहयोगिता दी है। तो कुल मिलाकर के ये कहा गया कि जो बच्चे जो है बाल अपराध करते हैं, जो श्रम के हिसाब से बाल अपराध करते हैं, गरीब हैं उसके हिसाब से बाल अपराध करते हैं, उनको मुफ्त में उनको वहाँ पे सुधारा जाएगा, खान पान किया जाएगा, सारी व्यवस्था उनकी वहाँ पे करी जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब निष्कर्ष के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। निष्कर्ष आप देखें तो बाल अपराध सभी समाजों में एक गंभीर समस्या है मित्रों, जिसमें तुरंत सुधार करने की आवश्यकता होती है। इसके सुधार के लिए हम व्यापक योजनाएं बनाए हुए हैं तथा उन्हें भली भांति क्रियान्वित करते हैं, फिर करना चाहिए भी, ताकि बाल अपराधियों को सुधारा जा सके या बाल अपराधियों में सुधार हो सके। तो कुल मिलाकर के हमको इनसे संबंधित नियम बनाने चाहिए और नियम कठोर होने चाहिए, जिससे कोई बच्चा अपराध करने के लिए प्रेरित ना हो। बच्चे के प्रति ना बनाना है, उनके माता पिता के प्रति बनाए। जैसे अभी एक नियम आया था, आपको ध्यान होगा कि अगर कोई बच्चा जो है गाड़ी लेकर के चलाता, मतलब गाड़ी लेकर के जाता है, अगर उसका लाइसेंस नहीं बना है बच्चे का, तो गाड़ी वो नहीं चलाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए नियम बनाएगा कि जो अगर उसका बच्चा लेकर निकलता है, अगर उसका लाइसेंस नहीं है, तो उसके माता पिता को जो है क्या करना पड़ेगा, उसके माता पिता को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चालान करती थी 20-20 हज़ार की, लॉकडाउन में देखा होगा आपने। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको कुछ नियम बनाना चाहिए सरकार को, जिससे क्या हो, जिससे बाल अपराधियों को रोका जा सके। ठीक, अब दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करेंगे बाल अपराध और अपराध में क्या अंतर होता है, कुछ बेसिक अंतर को हम देख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। तो मिलेंगे हम लेक्चर 17 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।